आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। हम लोग न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित करते हैं। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित यह न्याय स्थापना अभियान अब राजनीतिक रूप में भी गतिशील है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड प्रदेश में न्याय धर्म सभा अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है। उत्तराखंड में न्याय के प्रचार प्रसार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। चुनाव में शामिल होना और राजनीति के माध्यम से न्याय को स्थापित करने का प्रयत्न करना, ये न्याय धर्म सभा का बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप सभी लोग नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को 8 से 9 के बीच में यह कार्यक्रम देख और सुन सकते हैं। FB लाइव का ये प्रोग्राम पिछले काफी समय से संचालित किया जा रहा है। सभी लोग इसे यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ले जाएं, ताकि लोग न्याय के मौलिक कंसेप्ट से अवगत हो सकें। न्याय ही आज़ादी है, अन्याय ही गुलामी है। न्याय के बिना कोई भी राष्ट्र या समाज या जनता आजाद नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है कि न्याय को प्रतिष्ठित किया जाए। जहां तक राजनैतिक राष्ट्रवाद की बात है, राजनीतिक रूप से जिन राष्ट्रों का गठन हुआ है, वहां पर यदि न्यायशील व्यवस्था नहीं है तो वह राष्ट्र निश्चित रूप से 2 भागों में बढ़ जाता है। उसके नागरिकों में से 1 से 5% तक लोग मालिक बन जाते हैं और शेष 95 से 99% तक लोगों को गुलाम बनना पड़ता है। तो अभी पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र में सीधा सीधा न्याय दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे पता चलता है कि मानवीय जीवन मूल्य अभी किसी राष्ट्र में पूर्णतः लागू नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं। और कहीं ना कहीं कोई राष्ट्रीय सरकार यदि अपने नागरिकों का शोषण नहीं कर रही है तो वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के नागरिकों का या उन पूरा राष्ट्रों का ही शोषण कर रही होती है। तो कोई राष्ट्र इस
अन्याय से अछूता नहीं है, तो सब जो सबल वर्ग है वो अपने अबल वर्ग का शोषण कर रहा है, उसके हिताधिकारों को नष्ट कर रहा है या छीन रहा है। तो न्यायोचित हिताधिकार सभी को सुलभ हो, इसके लिए एक न्यायशील व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न है आज के लिए जो प्राय सभी के मन मस्तिष्क में आता होगा या आना चाहिए। प्रश्न ये है कि आजादी के उपाय क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और उसका प्रभाव क्या है। किन उपायों से इस आजादी को हस्तगत किया जा सकता है। ये 95% से 99% तक जो आम जनता है, जिसे अबल वर्ग का दर्जा प्राप्त है, ये अपने न्यायोचित हिताधिकारों की रक्षा कैसे कर पाए, किस तरह से ये न्यायशील व्यवस्था में जी सकें, ताकि इनको भी मानवीय जीवन जीने का समुचित अवसर सुलभ हो सके। तो प्रश्न जो है सबसे पहला ये है कि आजादी का उपाय क्या है और इस आजादी को कैसे बनाए रखा जा सकता है। पहले तो इसे हस्तगत कैसे किया जाए, फिर उसे कैसे बनाए रखा जा सके, ये बहुत जरूरी, दोनों बातें जरूरी हैं। एक तो आजादी की प्राप्ति और दूसरे उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, प्रोटेक्शन। तो जब तक ये दोनों बातें सिद्ध नहीं होती तब तक आजादी का कोई मूल्य नहीं है। आजादी मिल भी जाए फिर अगले दिन से आप पुनः गुलाम हो जाते हैं तो मिलने का कोई अर्थ नहीं। पहली चीज तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको गोलगप्पे में ही रखा जाता हो, बता दिया कि आप आजाद हो चुके हैं और आप गुलाम भी रह जाते हैं और आपको आजाद होने का कहीं ना कहीं भ्रम भी पैदा कर दिया जाता है, कि इल्यूजन ऐसा पैदा कर देते हैं कि आप समझते रहें कि आप आजाद हैं और आप आजाद होते भी नहीं। इसीलिए आजादी के लक्षणों को जानना भी जरूरी है और आजादी के प्रभाव क्या हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आजादी कैसे बनाए रखी जा सकती है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कैसे समझेंगे कि आप आजाद हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु पर विचार कर लें कि आजादी प्राप्त कैसे होगी और प्राप्त हो जाए तो इसे बनाए कैसे रखा जा सकता है। तो दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि न्याय ही आजादी है और अन्याय ही गुलामी है। यदि किसी देश में, किसी राष्ट्र के संविधान में न्यायशील व्यवस्था दी गई है तब तो वो देश आजाद है, राष्ट्र आजाद है, जनता आजाद है। और अगर वो न्यायशील व्यवस्था धारण नहीं करता तो वो गुलाम ही रहेगा। तो एक ही तरीका है कि आपके संविधान में न्यायशील व्यवस्था लागू हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये लागू होने की विधि तो पीछे हम चर्चा कर लेंगे,
ये लागू हो जाए तो ये मेंटेन कैसे रहेगी, इस पर दो बातें हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि आप गुलाम तब तक हैं जब तक आप मालिक नहीं। अब इसे कितने लोग समझेंगे, इतना कठिन भी नहीं, कोई भी समझ सकता है, लेकिन समझ में ऐसी बातें कम आती हैं। जैसे कि आप तब तक अंधकार में ही होते हैं जब तक कि आप प्रकाश में नहीं हैं। तो बात सीधी सी है कि गुलामी है कि आजादी है, इसका निर्णय इसी बात से ही हो जाएगा। इल्यूजन में आप नहीं हैं, ये बात इससे प्रमाणित भी हो जाएगी, और इल्यूजन में आप हैं इसी से यह बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि आप इल्यूजन में हैं, तब भी इसका पता चल जाएगा, और इल्यूजन में नहीं है तब भी पता चल जाएगा। तो अब इसे देख लें कि यदि आप मालिक हैं तो निश्चित रूप से आप गुलाम नहीं हैं, और यदि आप मालिक नहीं हैं तो आप इस मुगालते में बने रहेंगे कि आप आजाद हैं। गुलामी और आजादी नहीं बल्कि गुलामी और मिल्कियत होती है। दो स्थितियां होंगी। कुछ लोगों ने कह दिया कि गुलामी समाप्त हो गई है, अब आप आजाद हैं। तो आजाद में क्या है ये तो पूछा ही नहीं। आजाद में आप क्या हो गए हैं? आप 15 अगस्त 1947 को बताया जाता है आप आजाद हो गए हैं। अब आप इसी मुगालते में पिछले कई दशकों से जी रहे हैं, 70 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, तो अब ये कहीं इल्यूजन ही तो नहीं है, ये कोई भ्रम ही तो नहीं है, क्योंकि आप उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि आप गुलाम थे तो आप मालिक हो गए। उन्होंने तो कहा कि आप आजाद हो गए। तो ऐसी बातें बड़ी इल्यूसिव होती हैं, भ्रामक होती हैं। क्या कि जैसे आपको भूख लगी, आपको रोटी न दी जाए और कहा जाए कि आपकी भूख मिट गई है। अब आप अनुभव करें कि आपकी भूख मिट गई है। नहीं, रोटी खाने से ही भूख मिटती है, भूख मिटाने का कोई मतलब नहीं। रोटी खिला दो, वो मिटती है कि नहीं मिटती ये भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो आप इसे समझ सकते हैं कि लोगों को ये इल्यूजन पकड़ा दिया गया कि तुम आजाद हो और गुलामी से मुक्त हो गए हो। तो स्वतंत्रता आंदोलन चला, आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता कहां प्राप्त हो गई? स्वतंत्रता माने मिल्कियत, जहां पे आप स्वयं कुछ कर सकें। स्वतंत्रता माने स्वयं का तंत्र, कि आपका ही शासन हो, तो इसे स्वशासन कहेंगे। स्वतंत्रता माने स्वशासन, तो स्वयं का शासन तो आया नहीं, आज तक आपका स्वयं का शासन नहीं है। ना आप विधान बना सकते हैं, न पारित कर सकते हैं, न खारिज कर सकते हैं। ना आप नीति बना सकते हैं, न पारित कर सकते हैं, न खारिज कर सकते हैं। ना ही आप न्यायिका के निर्णय दे सकते हैं, ना उसे पारित कर सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं। तो तीन ही तो पिलर हैं, तीन ही आपके पिलर हैं। सरकार के तीन ही ये खंबे हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। शासन के तीन ही खंबे हैं। अब आपका स्वयं का तंत्र है, बोले आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वयं का तंत्र तो आया नहीं। बोले बस आप आजाद हैं, आप अनुभव कीजिए आप आजाद हैं। तो आप आजाद हैं और इस मुगालते में आप 70 साल से भी ज्यादा निकाल दिए और खुश फहमी में चल रहे हैं, मिठाई की पार्टी खूब।
आज भी बांट रहे हैं, 15 अगस्त हर साल मना रहे हैं। सुबह से ही अपना झंडा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, सोच रहे हैं आप आजाद हैं। उसे सेलिब्रेट भी करवा दिया जाता है ताकि आप भूल न जाए कि आप आजाद हैं, ये मुगालता उतर न जाए। आपको मिल्कियत यदि नहीं दी गई तो आप गुलामी हैं। तो आजादी का उपाय कुछ समझ में आया? पहली बात हमने कही कि यदि आप मालिक नहीं हैं तो ये कहना कि आप गुलामी से मुक्त हो गए हैं, तो मालिक तो हुए नहीं है तो मुक्त कहां हो गए? इसका मतलब अभी भी गुलाम हुए। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी ए ओनर, if you are not going to be the owner, तो आप अगर ओनर नहीं हैं तो फिर कैसे सिद्ध होगा कि आप राष्ट्र में, जब आपकी कोई ओनरशिप नहीं किसी चीज में, आप दावे से कह ही नहीं सकते कि ये आपका है, आपकी विधायक का है, आपकी न्याय का है, आपके मंत्री का है, आप कह ही नहीं पा रहे हैं, आप उसमें कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब मालिक तो कोई और ही हुआ ना। विधान बन गया है, 1 साल से आंदोलन चल रहा है लगभग, किसानों के द्वारा, कि 3 जो विधेयक बना के पारित कर दिए हैं, वो जनता चीख रही, चिल्ला रही, कोई सुनने वाला नहीं। आपको बताया आप आजाद हैं, आप आजाद हैं तो आपकी बात का कोई मतलब क्यों नहीं? स्वतंत्र हैं, आपका तंत्र है, यदि प्रजा का तंत्र है, जनता का तंत्र है, लोक माने सार्वजनिक तंत्र है, तो इनका हो क्यों नहीं रहा? इनकी बात ही सुनी नहीं जा रही। तो मालिक वो कैसा है जिसकी कोई बात ही नहीं सुनी जाती कहीं, उसके मतों का कोई मूल्य ही नहीं, उसका मत पूछा भी नहीं जा रहा है, विधेयक बना के धर दिया गया, थोप दिया गया, बोले भुगतो। विधायिका में कोई ओनरशिप नहीं, मंत्रिका में कोई ओनरशिप नहीं, न्यायिका में कोई ओनरशिप नहीं। अब देयर इज नो ओनरशिप, देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज नो इंडिपेंडेंस। तो जब कोई फ्रीडम ही नहीं है, इंडिपेंडेंस ही नहीं है, तो किस बात में आपको बता दिया गया कि यू आर फ्री नाउ? अब आपकी स्लेवरी खत्म कर दी गई। तो स्लेवरी खत्म कैसे हो गई? यदि मालिक नहीं बनाया गया तो स्लेवरी कंटिन्यू कर रहे हो, स्लेवरी का फॉर्मेट बदल दिया हो। जैसे पानी को वाष्प में बदल दिया, बर्फ में बदल दिया, फॉर्मेट बदल रहे हैं, उसका स्वरूप बदल रहे हैं। गुलामी का स्वरूप बदल दिया जाता है, गुलामी कंटिन्यू रहती है। कोई कहे पानी खत्म कर दिया, देखो बर्फ में बदल दिया, नहीं नहीं, पानी है अभी बर्फ के फॉर्म में, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, केवल स्वरूप बदल रहा है। तो जब उसका स्वरूप, उसका प्रारूप ही बदलना है तो फायदा क्या हुआ? कांटा चुभा ही है, बबूल के कांटे की जगह बेल का कांटा चुभा दिया। केवल टॉर्चरिंग का तरीका बदला है, गुलामी का केवल स्वरूप बदल दिया जाता है। और आप सोचते हैं कि आप इस खुशफहमी में रह जाते हैं कि आप गुलामी से मुक्त हो गए। नहीं, गुलामी से मुक्ति आपकी तब सिद्ध होगी जबकि आप मालिक हो चुके हों। तो ये उपाय भी यही है, क्या
कि आपको गुलामी से छुटकारे का अथवा आजादी की प्राप्ति का एक ही उपाय है कि आपको विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका में आपकी ओनरशिप पैदा हो जाए, मिल्कियत पैदा हो जाए, भागीदारी पैदा हो जाए, आपके वोटों का मूल्य पैदा हो जाए, उसमें आपको मताधिकार प्राप्त हो जाए। दे हैव not provided the voting rights till date. क्यों नहीं प्रोवाइड किया? वोटिंग राइट्स आपको इन तीनों में विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका में शासन सत्ता, शासन व्यवस्था कि तीन फॉर्मेट अर्थात 6, 3 शासन सत्ता, 3 शासन व्यवस्था, इनके पारित खारिज करने या नियुक्त निरस्त करने के 6 दूनी 12 मताधिकार बैठते हैं। तब आपकी ओनरशिप सिद्ध होगी, तब जनता माने सब की ओनरशिप, तब नहीं तो कुछ लोग ओनर हैं और बाकी सब ओनर नहीं। जब शासन के तीनों अंगों में सार्वजनिक भागीदारी नहीं है तो ये सार्वजनिक शासन कैसे सिद्ध हुआ, लोकतंत्र कैसे सिद्ध हुआ? जब लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है, उनकी मिल्कियत ही नहीं है, चंद लोग मालिक हैं, बाकी सब गुलाम। इसीलिए वो फॉर्मेट बदलते हैं, क्योंकि जो मालिक वर्ग है वो फॉर्मेट बदलता है। जब आप कांग्रेस के चरखे से उठ जाते हैं तो भाजपा का कमल लेके आ जाते हैं। लोग वही हैं एवरीवेयर, सभी जगह वही हैं। ये कब तक वही लोग रहेंगे? जब तक कि आपको ये द्वादश मताधिकार नहीं प्राप्त हो जाते। न्याय धर्म सभा भी वही 2 कौड़ी की पार्टी सिद्ध होगी अगर ये भी आपको किसी मुगालते में रखती है और आपको ये महालोकतंत्र के द्वादश मताधिकार नहीं देती। जब भी ये शासन सत्ता में पहुंचे, सरकार में पहुंचे, तो इसका पहला फर्ज ये होगा कि जहां भी पहुंचे वहां जिस भी मात्रा में, जिस भी लीगल जो अभी संवैधानिक दशा है उसके अनुकूल जितने भी वो एफर्ट कर सकती है, वो पूरे एफर्ट इसी के लिए उसे करना चाहिए। और न्याय धर्म सभा इसी के लिए पार्टी बनाई गई। अगर ये केवल इधर उधर की बातें करती है कि हम तुमको ये बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, अच्छी शिक्षा दे देंगे, अच्छा ये कर देंगे, अच्छी सड़क दे देंगे, 12,000 का टॉयलेट दे देंगे, 1,20 का एक घोंसला दे देंगे, तो आप समझना कि ये भी मुगालते में ही रख रही है। और इसके जो भी जीत के जाएं उन पर कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं होगी अगर ये आपको द्वादश मताधिकार नहीं देते हैं तो। इसीलिए न्याय धर्म सभा का प्रथम जो उद्देश्य है वो ये 53 नंबर प्रस्ताव है, जिसे महालोकतंत्र कहते हैं, जिसमें द्वादश मताधिकार और द्वादश निषेधाधिकार, शासन पर नियंत्रण के, जनता का नियंत्रण हो, जनता की मिल्कियत सिद्ध हो, उस पर द्वादश मताधिकार जनता के हाथ में, ताकि विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका सब पर यह नियंत्रण स्थापित कर सके पूरी जनता मिलकर। दूसरी बात, प्रशासन में द्वादश निषेधाधिकार, वीटो पावर, वीटो राइट्स, वोटिंग राइट्स एंड वीटो राइट्स, 12 वोटिंग राइट्स एंड 12 वीटो राइट्स। तो वोट और वीटो ये शासन और प्रशासन में जनता का नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जनता की ओनरशिप, जनता की मिल्कियत, जनता की हर प्रकार से
स्वामित्व स्थापित करने के लिए, जनता का हर प्रकार का स्वामित्व इस पर स्थापित हो, राष्ट्रीय पूरी व्यवस्था, संपूर्ण सरकारी तंत्र जनता की सहभागिता से चले, चंद ओनर ना बन के बैठ जाएं, ओनरशिप पूरी सबकी सहमति से चले, सबका मत लिया जाए और इनमें से बहुमत पर आधारित सभी निर्णय लिए जाएं। और न्यूनतम बहुमत जो है, सबसे साधारण बहुमत 51% कम से कम वोटिंग पे माना जाए, 50+ पे। और इसके पश्चात यदि 75% से अधिक हो तो उसे विशेष बहुमत माना जाए, और यदि 95% से अधिक हो तो इसे पूर्ण बहुमत माना जाए, और यदि 100% कंप्लीट हो तो उसे सर्वमत माना जाए। जैसे कोई भी बात बिना किसी ऑब्जेक्शन के पारित हो जाए, निर्विरोध पारित हो गई, तो मतलब ठीक, कोई उसका किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मतलब ठीक है, तो सर्वमत से हुई। तो अधिकांश बातें जो न्याय संगत होती हैं वे प्रायः पूर्ण बहुमत अथवा सर्वमत से पारित हो सकती हैं, उसका कोई विरोधी नहीं रहता। 5% मार्जिन इसलिए रखा गया है पूर्ण बहुमत में कि अगले पगले मनुष्य में भी कई पशु तुल्य या दुष्ट अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं, तो वो उनको तो काम ही रहता है हर सही बात का विरोध करना। तो ऐसे मूर्खों अथवा धूर्तों अथवा दुष्टों अपराधियों को 5% उनको स्क्रैप माना जाता है, जैसे हर कुम्हार के 5% घड़े खराब निकले। ऐसे ब्रह्मा जी के माने सृष्टि जो प्रकृति ने रचा, तो प्रकृति के रचे हुए इस रचना में भी 5% स्क्रैप की संभावना रहती है, डिफेक्टिव पीस। तो इसीलिए पूर्ण बहुमत 95% में हो जाता है। जो सर्वहितकारी बातें हैं उसमें प्रायः सबका हित होता है, कोई सहमत हो तब भी, ना सहमत हो तब भी। समझदार हैं तो सहमत भी हो जाते हैं, और 95% आदमी प्रायः इतनी समझ तो रखता ही है कि उसका हित किसमें है किसमें नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शासन के इन तीनों अंगों में, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में, यदि जनता की मिल्कियत साबित होती है तब समझो आप आजाद हैं और आपकी गुलामी नहीं है। अगर आप मालिक नहीं हैं तो गुलाम ही होंगे। मालिक नहीं है तो गुलाम ही होंगे, इसमें शंका कहां। तो ये बात बहुत ही विचारणीय है कि हम लोग ज्यादातर भ्रम में ही रखे जाते हैं उन बदमाशों के द्वारा कि तुम आजाद हो कहा जाता है। मालिक नहीं बनाते हो, मालिक वे लोग खुद बने रहते हैं और आपसे कहते हैं कि आप आजाद हो गए। बहुत आप गुलामी का विरोध कर रहे थे, चलो आजाद कर दिया बोले, लेकिन मालिक नहीं बनाया। तो जब मालिक बनाए नहीं, शासन अपनी मुट्ठी में ही रखा उन्होंने, तो आजादी और गुलामी तो शासन पर आधारित ही थी। तो जब शासन सार्वजनिक नहीं है तो जाहिर है कि जो इसमें सबल वर्ग है वो शासन पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद जो अबल वर्ग है उनको सबको गुलाम बना लिया जाएगा। अब गुलाम की जरूरत क्यों पड़ती है? गुलाम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तामसिक या दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी कर्म किए बिना भारी फल भोग चाहता है, और जितने अज्ञानी अथवा दुष्ट बुद्धि के मनुष्य हैं उनको सबको देख लीजिए, उनमें अकर्मण्यता दिखाई देती है।
वो कर्म से बचते हैं, लेकिन फल भोग में बहुत एडवांस रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा फलाधिकार की मांग करते हैं, कर्माधिकार की नहीं, फलाधिकार की। अब अधिकार शब्द में ही ये लिखा हुआ है क्या? अधिधन क्री, क्री माने क्री करने के अर्थ में करने के अर्थ में क्री से ही कर्म शब्द बना है कि कुछ करो। तो अधिकार का मतलब ही होता है कुछ करने का अधिकार, कुछ करने की अथॉरिटी, कुछ कर्तव्य आपके अधीन कर दिए जाए तो इसे अधिकार कहते हैं कि कुछ काम कर सको। इसीलिए कर्मण्येवाधिकार अस्ते, गीता में कृष्ण का वचन, कर्म करने का ही तो तुम्हें अधिकार है। मगर तुम फल भोग में सारे अधिकार बनाने लग गए, दुष्ट हो गए, कर्म से बचते रहे। न्याय क्या कहता है? जिसका जैसा जितना कर्म उसका वैसा उतना फल। तो जब जिस भी व्यक्ति का जैसा भी और जितना भी कर्म है तब उसको वैसा ही उतना ही फल मिलना चाहिए। कुल इतना ही न्याय का सिद्धांत है। यथा कर्म तथा फल। जैसी करनी वैसी भरनी। न्याय कुल इतना ही है कि आपको आपके कर्मानुसार आपको फल दिया जाए। तो जब आपको कर्मानुसार फल दिया जाता है तो आप समुचित हिताधिकारी सिद्ध हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लोग कर्म में आस्था नहीं रखते हैं वही इस जगत के अपराधी हैं और अन्यायी हैं। वो दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल अपने खाते में ट्रांसफर करते रहते हैं और ट्रांसफर करने के लिए वो अनेक विधियां इजाद की, जैसे भूमि पर लगान, मुद्रा पर रेपो रेट आदि ब्याज की दरें, राजकोष पर कब्जा, संविधान पर कब्जा। अब देखिए वो संविधान पर भी अपनी मिल्कियत स्थापित कर लेते हैं। संविधान माने विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, तीनों चीजों पर उनका कब्जा। वे बन गए मालिक, आप बन गए गुलाम, और नीचे की तीनों चीजों से हर चीज हथियाली, जमीनी हथियाली, मुद्रा हथियाली और राजकोष हथियाली। तो कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा तीनों उनकी मुट्ठी में आ गए। अगर भूमि पकड़ लो तो कृषि संपदा उनके कब्जे में आ जाती है। भूमि पर मात्र रजिस्ट्री और लगान, आप शुल्क थोप लो, आपके कब्जे में आ गई। अब कोई किसान को इसका मालिक नहीं बचता। दूसरी बात, मुद्रा पर आप रेपो रेट लगा दो, कोई भी ब्याज की दर लगा दो सरकारी दर पर, अब आपके कब्जे में आ गई मुद्रा। जितने भी वाणिज्यिक क्षेत्र के लोग हैं वो पूंजी के बिना काम कर नहीं सकते, पूंजी मौद्रिक होती है। तो पूरा का पूरा वाणिज्यिक समुदाय गुलाम हो गया। तो किसानों को गुलाम बना लिया, भूमि पर रजिस्ट्री के कानून और लगान आदि की व्यवस्था देके, फिर बैंकिंग एक्ट बना के और मुद्रा पर रेपो रेट, ब्याज आदि दरें लगा के पूरा वाणिज्यिक वर्ग को गुलाम बना लिया। तो कृषक वर्ग गुलाम हो गया, वाणिज्यिक वर्ग गुलाम हो गया और राजकीय वर्ग भी गुलाम हो गया। उन बदमाशों ने पूरा राजकोष हथिया लिया, उसमें से चवन्नी अठन्नी बांटते हुए गुलाम रख लिए। अब बोले तुम नौकर हो, राजकीय नौकर माने राजाओं के नौकर।
वो जन सेवक हैं, लोक सेवा आयोग से उनकी भर्ती हो चुकी, उनको सबको नौकरी दे दी जाती है कि तुम नौकर हो। अब उसमें किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2500, किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 8000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, ऐसे छुटके, जबकि सबके घर का खर्चा चलाना है। सेवाओं का नेचर एक जैसा है, क्या? जनता की सेवा, सबकी सेवाओं का नेचर एक है। अब सैलरी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग कर दिया गया, जबकि सबकी घरेलू जिम्मेदारियां वही हैं। और इस पर कोर्ट भी चुप है, क्योंकि कोर्ट भी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। तो कोर्ट, कोई जज की औकात नहीं है जो इस बात पे बोल दे जरा, इतने डरे हुए हो। जज भी खरीदे हुए बिके हुए उन्हीं लोगों के द्वारा, अथवा उन्हीं के आदमी बैठते हैं या बिके हैं, अथवा उसमें से ही उन्हीं के सदस्य हैं उसी क्लब के। तो एक वो जो मालिकों का एक क्लब बन जाता है, उस क्लब से बाहर सब गुलाम है, उस क्लब के भीतर सब मालिक है। तो एक अप्रत्यक्ष ये क्लब बन जाता है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए आप उनको कुछ कर भी नहीं पाते। सामने खुल के आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन लोग उस क्लब के मेंबर हैं, किसी भी कंट्री में नहीं पता चलेगा। तो ये सब बहुत साइलेंट रहता है, या तो उस क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं अथवा गुलाम हो जाते हैं। तो सभी जगह विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में उसी क्लब का ही कब्जा रहता है। या तो उसके गुलाम उसमें रख लिए गए हैं, वो मुखौटे रहते हैं उन्हीं बदमाशों के, और या फिर वो खुद ही उस क्लब के मेंबर रहते हैं, उस बदमाश वर्ग में ही शामिल रहते हैं, या उनके मुखौटे और इस तरह से वो बड़े मजे से पूरी दुनिया पर ये, और बड़े तरीके हैं आप देखें। इसीलिए कहा गया कि इसके आजादी के लक्षण क्या है भाई, ये भी तुम देख लो। आजादी का लक्षण यही है कि सबसे पहले भूमि स्वतंत्र आपको मिलेगी, किसानों के पास भूमि की दुर्लभता नहीं होगी, प्रत्येक किसान को उसके द्वारा उपयोगी कृषि भूमि, जैसे लगभग 5 एकड़ के आसपास यदि प्रति परिवार किसान, एक कोई भी पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे का एक परिवार माने किसान का, तो 5 एकड़ का जमीन लगभग उसका अगर आज सुलभ हो तो वो कभी भूखों नहीं मरेगा, ये बात सच है। उसमें घास भी केवल नेचुरल उगा ले तब भी वो भूखों नहीं मरेगा। गाय पाल के घास चरा के वो फ्री में पूरी जिंदगी जी सकता है, वो तो ठाट बाट से रह सकता है। 5 एकड़ जमीन अगर सुलभ हो किसी के पास, उसमें कुछ भी आम, पपीता, नींबू, केला, संतरा कुछ भी लगा दे तो होता रहेगा। ज्वार, बाजरा कुछ भी बो दे सब हो जाता है। और गाय पाल दे, उसी के घास चर रही, चारों तरफ से वो फेंसिंग लगा के बेहतरीन डेवलप करके 5 एकड़ कर दे दिया जाए एक पंप लगा के, और अगर जुताई सिंचाई की व्यवस्था सरकारी तल पे निःशुल्क रूप से सुलभ है तो कहना क्या। एक भी किसान कोई गरीब होगा क्या, कभी समर्थन मूल्य मांगेगा क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं। वो कहेगा हम वाली फसल ही नहीं उगाएंगे जो वहां बाजार में रेट ना होता हो, जरूरत क्या हमें किसी समर्थन मूल्य की, जिसका रेट रहा करेगा उसी को उगाएंगे। ये तो मजबूरी में वही किसान। अच्छा, जो किसान है ही नहीं वही लोग उठपटांग फसलें उगा रहे हैं कि गन्ना ही उगाए चले जा रहे हैं, अब गन्ने का मार्केट नहीं तब भी उगा रहे हैं, आलू ही उगाए चले जा रहे हैं, टमाटर ही उगाए चले जा रहे हैं। क्यों? वो है वो वास्तव में मठाधीश, और वो कहते हैं कि वो किसान है, और वो किसान वास्तव में है नहीं। तो वो लोग उठपटांग फसलें उगा के मार्केट में रेट ना मिले तो सरकारी खजाने से माल पार करना चाहते हैं, इसलिए समर्थन मूल्य की मांग करते हैं। सरकार इसे खरीदे, सरकार क्यों खरीदे? तो बाजारगत बात है, सीधी सी बात है। समर्थन मूल्य की मांग जाहिर है कि ये किसानों की कभी नहीं हो सकती।
किसानों की बात एक ही होती है कि 5 एकड़ जमीन दो, उसमें सिंचाई और जुताई की सुविधा दो निःशुल्क। ज्यादा से ज्यादा इतनी मांग कर सकता है। दुनिया में कोई किसान दुखी नहीं रह सकता अगर ये इतनी सी बात कि उसे कृषि भूमि दे दी जाए 5 एकड़ के आसपास प्रति किसान परिवार, कोई भी पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, उससे ज्यादा है तो वो दूसरा परिवार हो गया जो कोई बालिग है तो दूसरा पर उसे दूसरा मिलेगा। और ये अनट्रांसफरेबल होना चाहिए, अविक्रयशील। इसे ना कोई बेच सकेगा, ना कोई किसी खरीद सकेगा, ना कोई किसी को दे सकेगा, ना ले सकेगा। अनट्रांसफरेबल, उसी के हाथ में रहेगा जीवन भर। ना ही गिरवी होगा, ना ही जब्त होगा, ना दहेज में दिया जा सकेगा, ना दान दक्षिणा में दिया जा सकेगा। वो हमेशा मालिक वही रहना है हर हाल। कैसे गरीब होगा कोई किसान, कैसे भूखों मरेगा? पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है मौद्रिक पूंजी आजाद हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाणिज्यिक क्षेत्र में किसान से ऊपर फिर वाणिज्यिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र से ऊपर, फिर उसमें लोग गुलाम कैसे हो जाते हैं कि वाणिज्यिक पूंजी में रेपो रेट लगा दो और सारे के सारे वाणिज्यिक वर्ग गुलाम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो भी पूंजी लेंगे और इधर कमा के और रेपो रेट भरेंगे, ब्याज की दर चुकाएंगे। पूंजी सुलभ नहीं, क्योंकि रेपो रेट लगा दिया। अपनी लिक्विडिटी भी लेने पर उनको उनसे पैसा वसूला जाता है। अपनी ही जमीन, अपना ही मकान, अपनी ही दुकान के पेपर सरेंडर करके और वो ले रहा है, डूबेगी तो इसकी दुकान डूबेगी, फिर भी ब्याज कोई और ले रहा है, माल इसका डूब रहा है और खर्च इसका अपना ही कर रहा है सब। और इसके बावजूद इसकी ही संपत्ति, अपनी ही संपत्ति को लिक्विडाइज किया है और दूसरा इससे ब्याज ले रहा है। ये कितना चमत्कारी देश है कि दुनिया है, आप देख लीजिए। सीधी सीधी गुलामी का लक्षण है और पता नहीं कैसे नहीं बिक रहा है। बुरा बनिया समाज नहीं बिक पा रहे, पूरा व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी फंसे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं ऋणों से और ब्याज चुका चुके, रातों दिन झूठ फरेब धोखाधड़ी सब करके और दूसरे के घर भर रहे हैं, खुद बेईमान सिद्ध हो रहे हैं। जेल जाने से बचने के लिए ब्याज चुका रहे। किसान परेशान है, जमीन का मूल्य और लगान चुका है, रजिस्ट्री और रजिस्ट्री का खर्चा, रजिस्ट्री का मूल्य और उसके ऊपर फिर लगान, वो मर के खत्म हो जाता है किसान। निःशुल्क कृषि संपदा, कृषि संसाधन उसे मिलना चाहिए, बट देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ agricultural resource. And the next one is commercial resource. There is no commercial resource available to every commercial person. Who is commercial person? The trader, the industrialist and the professionals. ये तीन चीजें, व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी, ये तीनों को केवल वाणिज्यिक पूंजी, मौद्रिक पूंजी चाहिए, but they don't have it because the repo rate is there, the rate of interest is there, interest on currency. Why? There is no ground to impose the rate of interest. The repo rate cannot be imposed. कोई तर्क ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं। They don't have any type of ground to impose it, but they are imposing. Why? They are the owners and you are the slaves. That is why they will impose and you will not be able to oppose it. आपको शांत रहना होगा। अगर आप शांत नहीं है तो आपके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी चक्कर में जीसस को सूली, इसी चक्कर में मंसूर को काट, इसी चक्कर में मलाला को गोली मारो, इसी चक्कर में अब तक सारे जो कोई भी सही बात किया
गांधी बोला, गोली खाया। जो भी कोई सही बात बोलेगा उसको ये गोली मारने चले जाते हैं। अब फिर आम जनता डर जाती। आम जनता क्यों डर जाती? डर के गुलामी स्वीकार कर। अरे भैया, जब तुम फालतू डरते हो, अगर वो तुमको मार डालेंगे सबको तो वो खुद भी मर जाएंगे, इसलिए तुमको मारेंगे नहीं सबको, पक्का समझो, गुलाम बना के ही रखेंगे, इसलिए चिंता मत करो। वो डराते बने तुमको। कोई भी अपने सारे गुलाम अगर मार डाले, हाँ, तो वो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि वो तो कर्मठ है नहीं, वो तो भूखों मरने लगेगा। गुलामों से ही तो सब काम करा के वो जिंदा है, तो वो तो कमा नहीं सकता कुछ। तब क्या होगा? वो कोई काम का आदमी नहीं। तो मार जमीनें वो धारण कर लेगा, लेकिन वो कर्म उसमें करने की स्थिति में नहीं। पूंजी धारण कर लेगा, कब्जा कर लेगा, लेकिन वो पूंजी के द्वारा वो न व्यापार करेगा, न उद्योग, न व्यवसाय। फिर सरकारी राज को सथिया लेगा, लेकिन जनता की सेवा नहीं करेगा। जितने भी सरकारी नौकरी पाने के लिए लालायित हैं और दफ्तर में बिल्कुल टर्रा के बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते जनता का। जनता का माल उड़ा रहे हैं और जनता को गरिया रहे। पुलिस छुट्टा गाली देती है जनता को, उसी का खा रहे, उसी को गरिया रहे। देखो कैसे दुनिया में रह रहे हो आप। अब कितने तुम पगलेट हो कि ऐसी दशा में जी रहे हो और तुमको पता भी नहीं। बहुत बड़ी सबसे भले विमूढ़, तुलसी ने लिखा, ऐसी दशा देख के जनता सबसे भले विमूढ़, विशेष रूप से जो मूढ़ है, विमूढ़, जिन्हें ही न व्यापत जगत गति, जिनको ये बात पता ही नहीं चलती कि संसार में क्या हो रहा, जगत में चल क्या रहा। तो बड़ी बढ़िया स्थिति में भैंस गाय कितना गड़ाई ले रहे हैं, गले में सांकल कसी हुई है, पता नहीं खूंटे में जाम है, डंडे बज रहे हैं। मस्त है। तो ये आपको शिक्षा इसीलिए नहीं देते ताकि आप भैंस गाय की तरफ फंसे रहें। आज भी आजादी के 70 साल पार हो गए, आज भी आप अभी 70% तो क्लियर कट अनपढ़ अपने देश में। ये क्यों शिक्षा का अधिकार नहीं दिया? शिक्षा की सुविधाएं आपको क्यों नहीं दे रहे? शिक्षा की सेवाएं आपको इसलिए नहीं दी जा रही हैं कि आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, आप समझने लग जाएंगे। शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि आपकी भ्रष्ट रहे, बुद्धि गिरी हुई रहे, आप बुद्धिमान न होने पाए। इसी के लिए वो आपको शिक्षित नहीं होने देते। जबकि शिक्षा प्रथम धर्म, विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल तक सबको पढ़ाओ, दिस इज द शाश्वत सनातन धर्म। फिर उसके बाद एक रोजगार का साधन दो, कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व, 4 में से कोई एक रोजगार उसको दो, गृहस्थ आश्रम में ले जाओ। विवाह माने रोजगार होता है, आपको बताया गया शादी होता है, शादी वादी नहीं होता विवाह माने। विशेष रूप से कार्यभार वहन करो, इसे विवाह कहते हैं। कार्यभार 4 प्रकार के हैं, कृषि कार्य, वाणिज्य कार्य, राज्य कार्य, नेतृत्व कार्य। इन 4 कर्मों में से आपकी शारीरिक दशा, मानसिक दशा, भावनात्मक दशा, चेतनात्मक दशा है। इनमें से 4 ये क्षमताएं हैं आपकी, जो जो विकसित हो गई क्षमताएं, उसके अनुसार जाइए अपना कर्म कीजिए। एक संपत्ति के मालिक बनिए, एक रोजगार के संसाधन के, ये गृहस्थ आश्रम। तो शिक्षा और रोजगार तो ये धर्मतः सेट है। अब विवाह माने उन्होंने कह दिया हो गया शादी, नहीं, शादी वाला जो था संस्कार वो विवाह संस्कार नहीं था, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। मगर दोनों आस पास करने के कारण ये कंफ्यूज हो गए लोग। अब विवाह माने जो रोजगार था वो धीरे धीरे शादी हो गया। तो पहला शिक्षा, विद्यारंभ संस्कार, तो विद्यारंभ को भी उन्होंने वेदारंभ कर दिया ताकि वो खुद पंडित जी लोग पुरोहिती का वेद मंत्र रट्टा मार के बैठे, बाकी किसी को शिक्षा ना मिले। तो सबको कन्वर्ट कर दिया, उधर शिक्षा भी सबकी खत्म कर दी और इधर रोजगार भी खत्म। विवाह को रोजगार शब्द से हटा दिया और शादी कर दिया। विद्यारंभ को अपना
वेदर्म और वेद में लिख दिया पुरोहिती के मंत्र, बोले तुम पढ़ के क्या करोगे? अब कोई सुने तो बोले से कान में शीशा पिघला के डाल दो। कई लोग बोलते हैं, ऐसा भी करते थे पुराने जमाने में। तो न पढ़ने दिया और न रोजगार करने दिया। अब आदमी अनपढ़ और बेरोजगार यानी गरीब तो हो गया गुणहीन और धनहीन। बर्बाद हो गया। न ज्ञान और गुण बचा और न धन संपत्ति बचा, सब खत्म। अब उसके बाद कटोरा लो, भीख मांगो, गुलाम बनो, इसके अलावा कोई रास्ता बचेगा? तो सोचा समझा था धर्म, सनातन धर्म, इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट किया गया। और जो 5% हर जाति में 5% बदमाश घुसा हुआ है, यही सब यहाँ तिया लेता है। ना आपको शिक्षा देगा ना रोजगार, दुनिया भर की बकलोली करेगा, दुनिया भर का उपद्रव मचाएगा, लेकिन आपको ये लेने नहीं देगा। तो उपाय आप समझ रहे होंगे कि महालोकतंत्र, जब तक आपको द्वादश मताधिकार और द्वादश निषेधाधिकार न मिल जाए तब तक समझना कि हो नहीं सकता। लक्षण ये है कि चारों चीजें स्वतंत्र हो, धरती, मुद्रा, कोष, विधान, ये स्वतंत्रता की पहचान, ये लक्षण है। चारों स्वतंत्र हो तभी आप समझना कि ये ठीक है। प्रभाव क्या है कि आपको ये शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण जब किसी राष्ट्र में चारों जनाधिकार मिल जाए, इसके प्रभाव से ही मिल पाएंगे। अगर आपको ये नहीं, द्वादश मताधिकार नहीं है तो चारों जनाधिकार भी कोई देने वाला नहीं है। आप चाहे जितना वो कमिट करें, वो कहेंगे अच्छी शिक्षा दे देंगे लेकिन एजुकेशन टू ऑल नहीं कहेंगे, गुड एजुकेशन देंगे लेकिन एजुकेशन टू ऑल नहीं देंगे। सबको नहीं, जिसको मिले उसे और अच्छी कहते हैं दे देंगे। कोई 1 से 5% को शिक्षा मिलती है तो ये एजुकेशन टू ऑल नहीं बोलता। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, साइकिल वाला हो, हाथी वाला हो, घोड़ा वाला हो, हंसिया हथौड़ा वाला हो, एवरीवेयर द 5% पीपुल आर देयर। वो हर पार्टी में ठसे रहते हैं। इसीलिए न्याय धर्म समाज हमने पार्टी लॉन्च की। तो हमने कहा देखो, कोई भी हाथ जोड़ के भीख मांगता हुआ वोट या जनता को प्रभावित करके वोट मांगने का चेष्टा किया ना, व्यक्तिगत रूप से अपनी छवि बना के अगर वोट प्राप्त किया तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कंसेप्ट पर वोट लो, और कंसेप्चुअल बात जो है वो पूरी पार्टी है। व्यक्ति कैसा है इसका कोई मूल्य नहीं, कंसेप्ट का मूल्य, न्याय का मूल्य, न्याय के सिद्धांत का मूल्य। तो सैद्धांतिक बात करो, व्यक्तिगत देवता साबित करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा छोड़ो कि तुम बड़े महान हो, तोप चंद हो, इसलिए तुमको वोट मिलना चाहिए। तुम गरीब के घर भोजन किए थे एक दिन इसलिए तुमको वोट मिले। तुम मजार पर चादर चढ़ाए थे इसलिए तुमको वोट मिले। कोई मजार पर चादर चढ़ाए उसको बाहर करो पार्टी से। मजार पे चादर, हनुमान जी की घंटी, राम जी का जयकारा, ये सब के जरिए जो वोट प्राप्त करेगा, जाहिर है कि उसका नियत साफ नहीं। न्याय के कंसेप्ट पर अगर जनता वोट देती है तो जाओ जनता के साथ न्याय करो। व्यक्तिगत वोट क्यों मांग रहे हो? गली गली भटक भटक के भीख मांग रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। कई नेता तो लोग पैसा बांट रहे हैं आजकल, कई जगह हल्ला मच रहा है ऐसा अखबारों में। पैसा ही बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पूड़ी बांट रहे, सब्जी बांट रहे, दारू भी बांट रहे कई कई। बताओ, यहां वहां से पैसा कमाना और उस काले पैसे से चुनाव लड़ना, चुनाव में फर्जी पाड़ा, इसी तरह गोरख धंधा करना, और
फिर चुनाव जीत के पब्लिक को उसके सारे जनाधिकार हिताधिकार सब लूट लेना, उसे गुलाम बना लेना। ना आपको मताधिकार दे रहे, ना आपको निषेधाधिकार दे रहे, ना आपको चारों जनाधिकार दे रहे। द्वादश मताधिकार आज तक नहीं दिए, द्वादश निषेधाधिकार आज तक नहीं दिए, चारों जनाधिकार आज तक नहीं दिए, चारों मानवाधिकार आज तक नहीं दिए, चारों विशेषाधिकार आपको आज तक नहीं दिए। तो कर क्या रहे? हर बार वोट आप दे देते हो और आपको वो अधिकार तक नहीं देते। आपका चुना हुआ नेता ही आपके विरुद्ध कारनामे करता है। तो ऐसी पार्टी का क्या औचित्य है और ऐसे नेता का क्या मूल्य है? ऐसी राजनीतिक पार्टी या ऐसा राजनेता, जाहिर है ये सब डकैत टाइप का सिस्टम है, गिरोहबाजी। ये पार्टियां हैं, गिरोह हैं, और नेता हैं या डकैत। तो आप समझ सकते हो, डाकू की तरह पिछले हजारों साल से राज्य में बैठे हुए गिरोह आपको लूट रहे हैं, लगातार लूट रहे हैं, और आपके हिताधिकार जनाधिकार सब आपका खत्म कर देते हैं। आपकी किस्मत में सिर्फ गुलामी थोप देते हैं, और आपकी सारी मिलकर मालिक खुद बन जाते हैं और आपको गुलाम बना देते हैं। तो लोक जीवन, सामाजिक जीवन सबकी सहमति से चलना चाहिए, नहीं बदमाशी करना और सबका अधिकार छीन लेना। तो आप समझ सकते हैं कि कहां दिक्कतें हुई। इसका आप उपाय भी समझ रहे होंगे कि बिना महालोकतंत्र के इसका कोई हल नहीं। आपको आजाद बताएंगे, आप कहेंगे गुलामी से छूट गए और मालिक बनने नहीं दिया, तो आप मालिक के समय जब तक आपको द्वादश मताधिकार न मिल जाए, द्वादश निषेधाधिकार न मिल जाए, लक्षण की चारों आजादी के लक्षण की धरती मुद्रा कोष विधान जब तक स्वतंत्र ना हो तब तक किस बात का लक्षण भाई? किसान को भूमि नहीं, किसान को भूमि नहीं, बनिए को पूंजी नहीं, राजकर्मी को वेतन नहीं, समान, राजकोष पर चंद लोगों का कब्जा, और संविधान भी जाने कौन बना रहा है। नेतृत्व करता संविधान बना भी रहा है, ये भी संदेह है कि राजनेता संविधान बनाता है कि कहीं से जिनसे कमीशन ले रहा है वही लोग बनवा रहे हैं। तो इसलिए सब संदिग्ध है, ये चारों चीजें संदिग्ध है। संविधान भी गुलाम की तरह है, राजकोष गुलाम की तरह है, राजमुद्रा गुलाम की तरह है, और राष्ट्रीय भूमि भी गुलाम की तरह है। तो किसान को भूमि नहीं, बनिए को पूंजी नहीं, राजकर्मी को वेतन नहीं, और नेताओं को संविधान बनाने का अधिकार नहीं। वो बने बनाए जाने कौन से संविधान में जी रहे हैं, उसी टोना टोटका को लिए बैठे हैं, और कोई न्यायोचित कोई संविधान जब तक नहीं होता तब तक कोई राजनीतिक न्याय नहीं है, और ना ही संविधान स्वतंत्र है। न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधान बनना चाहिए, तब समझो कि संविधान स्वतंत्र है। अगर न्याय के सिद्धांत पर नहीं बना हुआ है तो संविधान की स्वतंत्रता कैसी? पता नहीं किसने बनवा दिया है। न्याय के सिद्धांत पर हर उसकी धारा, हर उसके नियम, हर उसकी नीति और इवन कोर्ट के सारे फैसले सब न्याय के सिद्धांत पर होने चाहिए। न्याय का सिद्धांत सबको समुचित हिताधिकारी मानता है, प्रत्येक नागरिक को। इस आधार पर उसमें कोई एक भी कोई कानून धारा कोई ऐसी है जो लगे कि समुचित है, न्याय संगत है, कहना मुश्किल है। तो संविधान भी गिर हुई, संविधान भी गुलाम है, राजकोष भी गुलाम है, राजमुद्रा भी गुलाम है, तो पूंजी नहीं मिल पा रही लोगों को, बनियों, और राजभूमि भी गुलाम है, तो किसानों को भूमि भी नहीं मिल पा रही, चंद लोग कब्जा कर लेते हैं सारी जमीनों। तो आप देखते जाए धीरे धीरे अभी चंद सेठ हथियाना शुरू किए हैं, अभी सब जंगल अंगल सब सेठों का कब्जा हो जाएगा।
न रेलवे लाइन बचेगी, न कोई सड़क बचेगी, न कोई जमीन बचेगी। चंद लोगों का सब मिल्कियत हो जाएगा सारे रिसोर्स पर, बाकी सबको गुलाम रहना होगा। पूरी दुनिया उसी ओर बढ़ रही है। 1% लोग मालिक होंगे, बाकी 99% गुलाम। और फिर वो मालिक 1% मालिकों के बीच में भी रस्साकसी में युद्ध हो सकते हैं, तो महायुद्ध तक जा सकते हैं। वो आपस में एक दूसरे को भी नीचा दिखाने के लिए लड़ मारते हैं और एक दूसरे को मार गिराते हैं। तो 1% के बीच में भी संघर्ष पार छिड़ जाता है, तो उनके चक्कर में आप मारे जाते हैं। तो इसका ख्याल रखें कि आपकी आजादी और गुलामी का संबंध न्याय से है। न्याय ही आजादी है और अन्याय ही गुलामी है। अब इस प्रश्न को आप कुछ समझ रहे होंगे कि आजादी के उपाय, लक्षण और प्रभाव क्या है। आज का समय मूर्ता की ओर है, अतः अब हम लोग अगले रविवार को किसी अन्य विषय पर बात करेंगे और इस न्याय स्थापना अभियान को आप सब इसी तरह दूर दूर तक पहुंचाएं और पूरी दुनिया के सभी लोग इस न्याय स्थापना अभियान में आमंत्रित हैं। सभी का स्वागत है। धीरे धीरे जो भी पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है, वो संवेदनशील वर्ग है, वो सब इसे समझ रहा है और ज्वाइन कर रहा है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को ही न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए और चलना होगा, क्योंकि दुनिया का गुजारा ऐसे नहीं होगा। अन्याय में बहुत संघर्ष है, बड़ी महामारियां हैं, बड़े महायुद्ध भुगतने पड़ते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि न्याय के मार्ग पर सभी लोग चलें, मुड़ें। इसी के साथ आप सभी को आज करवा चौथ है, तो उसकी शुभकामनाएं। और सभी लोग इस समय मना भी रहे होंगे। और अगले रविवार तक के लिए अलविदा।